हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता अपने ससुराल वालों के साथ जयपुर की रहने वाली थी। वो अपनी नंद शालू को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। सरिता अपनी नंद की शादीशुदा लाइफ के बारे में सोचकर अक्सर परेशान रहती थी। एक रोज सुबह के समय सरिता सब्जी वाले की आवाज सुनकर सब्जियां लेने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी उसकी पड़ोसन कामनी उसे रोकते हुए कहती है, क्या बात है बहू रानी, सास ने पूरा काम तुम्हारे माथे ही मार दिया क्या? उनको बोलो कुछ काम अपनी बेटी शालू से भी करवा लिया करे। वो तो सुबह उठते ही मेम साहब बन के निकल जाती है और तुम पूरे दिन काम में लगी रहती हो। आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जब ये घर मेरा है, बहू होने के नाते सारी घर की जिम्मेदारियां मेरी हैं, तो काम भी तो मुझे ही करना होगा ना। और रही बात मेरी ननद शालू की, तो वो एक टीचर है। अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेगी कॉलेज में, तो बच्चे कहाँ से पहुंचेंगे? तू सही है बहू, हर बार तू हमारी बातों को नजरअंदाज कर जाती है। मैं जो पूछना चाहती हूँ मुझे उसका सही उत्तर नहीं देती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब और कब तक तो अपने तलाकशुदा ननद को घर बिठा कर रखेगी? उसके दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती? आंटी जी, मैं आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जिन बातों का कोई मतलब ही ना हो, उन बातों को छेड़ने का क्या ही फायदा। आप तो जानते हैं ना कि शालू की पहली शादी नाकामयाब होने की वजह से शादी से उसका विश्वास उठ गया है, और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हम उसके साथ जबरदस्ती करें। इसका मतलब क्या है? अभी उसकी नई उम्र है और तलाक किसका नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शादी टूट गई तो दूसरी शादी ना करो और अपने माँ बाप पर बोझ बन जाओ। तू उसकी भाभी है, तुझे उसको समझाना चाहिए। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर बातें बनाते हैं। आंटी जी, मैंने उसको हर तरीके से समझा कर देख लिया, लेकिन वो दूसरी शादी करने को तैयार नहीं है। और मेरी ननद मेरे लिए बोझ नहीं है। जितना ये घर मेरा है, उतना ही उनका भी है, और वो एक आत्मनिर्भर लड़की है। उन्हें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। तू ऐसी ही है, तभी तो वो तेरे सर पर बोझ बन के बैठी हुई है। तेरी जगह कोई और भाभी होती तो अब तक कब का उसको जबरदस्ती शादी करा के यहाँ से रवाना कर दिया होता। लेकिन ये गलत है आंटी जी, और वो मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है। और जब मुझे उनके रहने से कोई परेशानी नहीं है, तो मोहल्ले वालों को क्या परेशानी है? देख बहू, मेरा काम था तुझे बताना, वो मैंने बता दिया। बाकी तुझे जो करना है वो कर। कामनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सरिता भी सब्जियाँ लेकर जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़ती है, सामने अपनी नंद शालू को खड़ा देखकर दंग रह जाती है। जब तक सरिता शालू से कुछ कहती, उससे पहले ही वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चली जाती है। तभी सरिता भी उसके पीछे जाती है और सब्जियों को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उससे कहती है, क्या हुआ शालू, तुम ऐसे अचानक बिना कुछ बोले अंदर क्यों आ गई? कुछ हुआ है क्या? भाभी, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आपकी और कामनी आंटी की मैंने सारी बातें सुन ली है। मुझे माफ करिए, मेरी वजह से आपको आस पड़ोस वाले की इतनी बातें सुनने पड़ती है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? लोगों का तो काम ही है बोलने का, बोलने दो उन्हें। मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उनकी बातें सोचकर अपना दिल छोटा मत करो। लेकिन भाभी, मैं अब थक चुकी हूँ लोगों की बातें सुन सुनकर। और मुझे ये भी पता है कि आप और भैया भी इसी आस में बैठे हुए हो कि आज नहीं तो कल मैं दूसरी शादी के लिए हाँ कर दूंगी। लेकिन आप लोगों का ये सोचना बिल्कुल गलत है। मेरा शादी और प्यार, इन सब चीजों से भरोसा उठ गया है। मैं अब बस अकेली रहना चाहती हूँ इस लाइफ में। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। शालू इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और उसकी बातें सुनकर सरिता और भी परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सरिता अपने पूरे परिवार के साथ अपनी मौसी की लड़की की शादी में जाती है, जहां उसकी मौसी उर्मिला शालू को देखकर हंसते हुए सरिता के पति अक्षय से कहती है, बेटा, ये तेरी बहन शालू है ना, जिसका 1 साल के अंदर ही तलाक हो गया था? सुना था मैंने। जी मौसी जी, लेकिन इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। बात तो सही है बेटा, लेकिन क्या करे, ऐसी लड़कियों को देखकर दया आ ही जाती है। बताओ, ये भी कोई उम्र है ऐसे बिना शादी के रहने की? शादी टूटे चाहे किसी की भी गलती से, लेकिन दोस्त तो सब लड़कियों को ही देते हैं ना। अभी तो हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं चढ़ी थी, उससे पहले ही शादी टूट गई। मौसी जी, ये कोई समय नहीं है ऐसी बात करने का। आप जाकर शादी देखिए ना। अपनी बहन की लाइफ को देखने के लिए मैं काफी हूँ। अरे बेटा, तुम तो हमारी बात का बुरा मान गए।
मैं तो बस दिलासा दे रही थी। तुम लोग इसकी दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते? अच्छी पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, कोई भी इससे शादी कर लेगा। क्यों इसे बोझ बना के अपने घर में बिठा रखा है? उर्मिला अक्षय और उसकी बहन शालू को ताने मार रही होती है और उसकी सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सरिता सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास जाती है और गुस्से में अपनी मौसी उर्मिला से कहती है, बस करो मौसी, आपको मेरे ससुराल वालों की जितनी इंसल्ट करनी थी आपने कर ली। अगर आप मेरी सगी मौसी नहीं होती, आज मेरी बहन की शादी नहीं होती, तो मैं आपको इस बेइज्जती का जवाब जरूर देती। नहीं बेटी, तू मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही है। मैं तो बस तेरे पति को समझा रही थी, उनकी इंसल्ट नहीं कर रही थी। और मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, जो बोला सच बोला। अच्छी बात है मौसी, आपने जो किया ठीक किया। अब आप आराम से अपनी बेटी की शादी एंजॉय करिए। मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं एक बहन की खुशी में शामिल होने के लिए दूसरी बहन की इंसल्ट नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि शालू मेरी ननद नहीं, मेरी बहन है। चलिए सब लोग। सरिता इतना कहकर अपने पति और नंद के साथ अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ अक्षय और सरिता की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। एक रोज सरिता और अक्षय हॉल में बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अक्षय के दोस्त का भाई अनुज कुछ पेपर्स लेकर उसके घर आता है और कहता है, भैया ये पेपर राहुल भैया ने भिजवाए हैं, आप देख लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे रुको ना, चाय तो पी कर जाओ, बड़े जल्दी में हो। हाँ, आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सरिता इतना कहकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ समय बाद सरिता अपनी नंद शालू के साथ चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। तभी शालू की नजर अनुज पर जाती है और वो हंसते हुए कहती है, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं तो यहाँ अपने भाई के काम से आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? जनाब, ये मेरा घर है तो यहीं रहूंगी ना। शालू, तुम इन्हें कैसे जानती हो? भैया, ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ाते हैं और हम अच्छे दोस्त भी हैं। शालू और अनुज को यूं एक दूसरे के साथ हंसकर बात करते हुए देखकर सरिता के मन में अपनी नंद की दूसरी शादी को लेकर उम्मीद जग जाती है। कुछ समय बाद अनुज वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सरिता अनुज से अकेले में मिलकर उससे उसकी दिल की बात जानने की कोशिश करती है और अनुज की तरफ से जवाब में हाँ सुनने के बाद वो अपनी ननद शालू के पास जाती है और कहती है, शालू, आज तक मैंने कभी तुम्हें दूसरी शादी के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन अनुज से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। इसलिए मेरी बात मान जाओ और अनुज के साथ दूसरी शादी के लिए हाँ कर दो। भाभी, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और वो भी मुझे एक अच्छा दोस्त ही समझता है और मैं इस शादी के बंधन में जुड़कर दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। नहीं शालू, मैंने अनुज से बात की है, वो तुम्हें पसंद करता है और शादी भी करना चाहता है। शालू, ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलेगा जो तुम्हारे पास्ट के बारे में सब जानते हुए भी तुम्हें दिल से पसंद करे। मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ, सोच समझ कर जवाब देना। सरिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी भाभी की सारी बातों को सोच विचार करने के बाद शालू उनके कमरे में जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसे सुनकर सरिता बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी नंद की दूसरी शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से करवा देती है। इस तरह से सरिता का अपने नंद की दूसरी शादी का सपना पूरा हो जाता है। एक बड़े से पार्टी हॉल में नितारा एक बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा पहनकर चल रही होती है और वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरें बस उसी पर टिकी होती है कि तभी उसकी दोस्त मुस्कान बोलती है, वाओ यार, तू तो इस लहंगे में बहुत ही मस्त लग रही है। वो तो लगना ही था ना, इस दिन के लिए ही तो मैंने इतना महंगा लहंगा लिया है। वो बोल ही रही होती है कि तभी एक वेटर उसके पास से गुजर रहा था, जिसके हाथ में चटनी से भरी हुई एक कटोरी थी, जो गलती से नितारा के ऊपर गिर जाती है और इस वजह से नितारा बोलती है, OMG, अरे दिखता नहीं है क्या अंधे हो? मेरे इतने महंगे लहंगे पर इतनी घटिया चटनी गिरा दी। हाय मेरा 50,000 का लहंगा। इतने में ही नितारा की माँ जया उसके कमरे में आकर उसे उठाने के लिए उसके मुंह पर पानी गिरा देती है।
और फिर नितारा गुस्से में उठकर बोलती है, अरे अब पानी डालने से साफ थोड़ी ना होगा, मेरा लहंगा खराब हो गया। तभी नितारा की माँ उसके सर पर मारते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, सपनों से बाहर निकल और जाकर तैयार हो जा कॉलेज के लिए। क्या ये मेरा सपना था? थैंक गॉड मेरा लहंगा बच गया, वरना मैं तो रो रो कर ही मर जाती। इतना कहकर वो कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है और शाम को वापस आते वक्त अपनी फ्रेंड मुस्कान से बोलती है, यार मुस्कान, आज मैंने सपने में खुद को बड़े मस्त लहंगे में देखा। अरे कितनी सुंदर लग रही थी मैं। ओहो, न जाने तो ये सपना कितनी बार देखेगी। अरे इसको पूरा भी कर लेना। अरे अभी नहीं, मैं अपनी शादी में खरीदूंगी और इतना महंगा लहंगा खरीदूंगी ना कि जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ओफो, फिर तो भगवान ही जाने तेरे ये लहंगे वाले सपने कब पूरे होंगे। जिसके बाद नितारा घर आती है और खाना खाने बैठ जाती है। एक कोर खाते ही वो अपनी माँ को बोलती है, माँ क्या बात है, आजकल खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा, खाना मन लगाकर नहीं बनाते क्या आप आजकल? अच्छा जी, एक तो इतनी गर्मी में खाना बनाओ, जो इस जन्म में तेरे बस की बात तो है नहीं, ऊपर से तू कमी निकालती रहे, बस यही सुनना रह गया था ना। अरे माँ सीख जाऊंगी, खाना ही तो है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना जो जन्म लग जाएंगे। अरे पहले अपने लहंगे के सपनों से फुर्सत मिले तब तो कुछ दिखाई देगा ना तुझे। क्या है माँ, एक ही बात बार बार बोलती हो बस। हाँ, तू तो बस लहंगों का ही सपना देखती रह, कभी किचन में खाना बना रही हूँ ऐसा सपना भी देख लिया कर। माँ देखना, एक दिन मैं बहुत सारे लहंगे खरीदूंगी, अलग अलग डिजाइन के और महंगे महंगे। नितारा की ये बात सुनकर उसकी माँ अपने सर पर हाथ रख लेती है, जिसके बाद नितारा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सपने लेने लगती है कि एक शाम वो मार्केट जाती है। उसके हाथ में सब्जी से भरा थैला होता है जो बहुत भारी था। तभी एक निशांत नाम का लड़का फोन पर बात करते हुए उसके सामने आता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद नितारा के हाथ से सब्जियों का थैला गिर जाता है और सारी सब्जियां रोड पर बिखर जाती है और नितारा बोलती है, आज तो माँ सुना सुना कर मेरी जान ही ले लेगी, सारी सब्जियां गिर गई। सॉरी, मेरी वजह से ये सब बिखर गया, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इन्हें समेटने में। अब हेल्प तो तुम्हें करनी पड़ेगी, गलती भी तो तुमने ही की है। हाँ, आप कहो तो आपको कहीं ड्रॉप कर दूं, क्योंकि बहुत सारा सामान है ना आपके पास। नितारा उसकी बात मान जाती है और निशांत की कार में बैठ जाती है और रास्ते में बातें करते हुए दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद रास्ते में वो एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और ऐसे ही दोनों के बीच मुलाकातें और बातें दोनों बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। साथ ही दोनों अपनी अपनी फैमिली को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं और दोनों के परिवार वाले उनका रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। एक दिन नितारा और निशांत रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी नितारा बोलती है, मुझे अपनी शादी में सबसे सुंदर और महंगा सा लहंगा पहनना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं इतना अमीर तो हूँ ही कि अपनी होने वाली बीवी की ये ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें पूरे 1 लाख का लहंगा दिलवाऊंगा। क्या कहा? 1 लाख? आई लव यू सो मच निशांत। जिसके बाद शादी का दिन आ जाता है और नितारा निशांत के दिए हुए लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। जिसके बाद पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी होती है। शादी की पहली रात जब निशांत कमरे में आता है तो देखता है कि नितारा बार बार अपने लहंगे को ही देखे जा रही है। तभी वो बोलता है, अरे अब बस भी करो, ये तुम्हारा ही लहंगा है, अब कितना निहारोगी इसे, अब कुछ कंफर्टेबल पहन लो जाकर। ना जी ना, मैं तो आज इसे ही पहनकर सोने वाली हूँ। नितारा ऐसे ही अपना लहंगा पहनकर सो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता भी जाता है और एक दिन नितारा मार्केट से ढेर सारे लहंगों की शॉपिंग करके घर आती है, जिसे देखकर उसकी सास ममता बोलती है, आ गई बहू, क्या क्या लाई है? अरे जरा मुझे भी तो दिखा। हाँ हाँ माँ जी, देखो ना मैंने कितने सारे लहंगों की शॉपिंग की है और ये वाला तो सबसे महंगा है, पूरे 10 लाख का। रुकिए मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। अरे ओ नासपिटी, इतने सारे पैसे उड़ाकर आई है और लाई भी तो देख, क्या ये 5-10 लहंगे? अरे बाजार में बाकी कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या?
कितने अच्छे तो लग रहे हैं माँ जी, क्या बुराई है इसमें। और मुझे ना लहंगों के अलावा कुछ पसंद नहीं आता मार्केट में। अरे बैल बुद्धि, एक दो साड़ी या सूट भी ले लेती। हमेशा हर जगह लहंगे पहन के तो नहीं जा सकती ना। कैसी बात कर रही हो माँ जी, अगर मेरा बस चले तो मैं तो हर जगह लहंगे ही पहन कर जाऊँ। ऐसे ही नितारा जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो हमेशा एक दो महंगे लहंगे जरूर लेकर आती। ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारे लहंगे हो जाते हैं, इसीलिए वो जहाँ भी जाया करती हमेशा लहंगे पहनकर ही जाती। कुछ दिन बाद पड़ोस की एक औरत ममता से मिलने घर आती है और बोलती है, और ममता कैसी है? बस ठीक हूँ मैं, तू बता आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? हाँ, वो मुझे तेरी बहू से जरा काम था। मैंने उसे कई दफा देखा है नए नए डिजाइनर लहंगे पहने हुए। हाँ, बस यही तो आता है उस पागल को, जब देखो तब लहंगे में मटकती रहती है। इतने में ही नितारा पानी लेकर लहंगे में चलती हुई आती है और औरत को पानी देती है, जिसके बाद वो औरत बोलती है, अरे वाह ममता, तेरी बहू तो खूब जच रही है इस लहंगे में। अरे जचूंगी क्यों नहीं, पूरे 5 लाख का लहंगा पहना है मैंने। 5 लाख? इतना महंगा लहंगा? अरे बेटा, मेरी बेटी को ना अपने दोस्त की शादी में जाना है, तो तू अपना एक लहंगा उसे दे दे। हाँ हाँ दे देगी, वैसे भी इसके पास तो बथेरे लहंगे पड़े हैं, इतने हैं कि रखने की जगह भी नहीं है। हाँ हाँ आंटी जी, मैं अभी ला कर देती हूँ। इतना कहकर नितारा अपने कमरे में जाती है और अलमारी से एक लहंगा निकालकर उस औरत को दे देती है, जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही नितारा नए नए लहंगों की शॉपिंग किया करती और आस पड़ोस वालों को भी अपने लहंगे दे देती। एक दिन सुबह जब वो अपनी अलमारी खोलती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि सारे लहंगों को चूहे ने बुरी तरह कुतर दिया है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है, मेरे सारे लहंगे। इतना कहते ही वो बेड से नीचे गिर जाती है और उसकी नींद खुलती है, जिसके बाद वो अपने आसपास देखते हुए बोलती है, ये क्या, मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है। OMG, मैं फिर से सपना देख रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।